परमाणु ठिकानों पर ताले, लेकिन ईरान का मास्टर प्लान क्या, ये अब समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या दुनिया में फिर से युद्ध के मुहाने पर है। क्योंकि अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अगर कोई देश कहे कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी एजेंसी को अपने ठिकानों पर जाने से रोक रहा है? और आखिर क्यों रोक रहा है? एक तरफ तो ईरान ये कहता है कि आईएईए को हम आने नहीं देंगे और यहां पर जितने भी परमाणु ठिकाने उनका निरीक्षण नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ खुद कहता है कि हम ताले लगा देंगे। अब यही सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि ईरान ने आईएईए के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों में प्रवेश देने से मना कर दिया है। अब देखिए, दूसरी ओर अमेरिका के साथ नए समझौते की भी बात हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खुली चेतावनियां भी एक दूसरे को दी जा रही है, यानी बातचीत भी और टकराव भी। लेकिन ये दोनों चीज एक साथ संभव कैसे है? लेकिन इसको संभवतः ईरान और अमेरिका संभव करके दिखा भी रहे हैं। अब देखिए, पिछले 24 घंटे के अगर घटनाक्रमों की बात करें तो उसमें तेजी से बदलाव हुआ है। हुआ क्या है वो भी समझिए। ईरान ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और दावा किया जा रहा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले को लेकर हो रही है जिसमें ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक रोक लगा दिया है। अब सवाल यह है कि अगर परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है तो निरीक्षण से डर किस बात का? इतिहास भी इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। इतिहास भी समझिए। देखिए, 1957 में अमेरिका की मदद से शुरू हुआ यही कार्यक्रम 2002 में गुप्त परमाणु ठिकानों के खुलासे के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन गया। 2015 में समझौता हुआ, 2018 में टूट गया और अब एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिक गई है कि क्या ईरान सिर्फ ऊर्जा के लिए परमाणु तकनीक चाहता है। क्योंकि अगर ऊर्जा की बात करें तो उसके लिए सिर्फ 3.7% यूरेनियम का इनरिच्ड होना जरूरी है। लेकिन इस वक्त ईरान के पास 60% इनरिच्ड यूरेनियम है और 90% चाहिए होता है परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु हथियार बनाने के लिए। अब इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि या तो ये परमाणु तकनीक चाहता है ताकि ऊर्जा जो है जनरेट कर सके, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या एक बार फिर से पश्चिम एशिया में बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? आज इन्हीं सवालों के साथ हम इस पूरे चर्चा की जो है शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है बल्कि दुनिया की सुरक्षा, तेल की कीमतों और वैश्विक शांति का भी सवाल है। तो सवाल यह है कि क्या ये परमाणु खेल है या फिर ईरान कुछ अलग ही चाल चल रहा है? अब देखिए, बातचीत तो हो रही है। बातचीत में तो ये कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार वाला जो कार्यक्रम है हम उसको रोक देंगे। और लेकिन एक चीज जिस पर खासतौर पर टकराव देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलना। अब देखिए, 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट क्या है ये भी जान लीजिए। ईरान हाई अलर्ट पर है क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की शोक सभा है, यानी कि अंतिम संस्कार। अब हॉर्मुज पर चेतावनी है और इसके अलावा आईएई पर रोक है और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। अब अमेरिका की मदद से परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था 1957 में, जो 2002 की अगर हम बात करें कि इस्लामिक क्रांति के बाद से कार्यक्रम धीमा पड़ा था, जो कि 1989 में हुआ था। फिर रूस की मदद से कार्यक्रम फिर तेज हुआ, 1990 की ये बात है। और उसके बाद 2002 में नताज और अराक परमाणु ठिकाने उजागर हुए और फिर 2015 में ये समझौता हुआ था, JCPOA परमाणु समझौता, जो कि बराक ओबामा के समय में हुआ था। और 2018 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, अमेरिका समझौते से बाहर हो गया, प्रतिबंध हट गया और 2019 और 2024 में यूरेनियम संवर्धन बढ़ा और हथियार तैयार किए गए। नए MOU में परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया गया है 2026, यानी कि इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर परमाणु हथियार चाहिए तो 90% यूरेनियम जो है संवर्धित करना होता है, 60% ईरान ने कर लिया है और जल्द ही 90% भी कर लेगा। यानी कि इस 60 से 90% तक का ये जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 11 से 12 दिनों में पूरा हो सकता है। और इस बात को लेकर आशंका, परमाणु की हथियार को कार्यक्रम को लेकर आशंका थी, इस वजह से ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है। अब देखिए, ईरान मना तो कर रहा है कि वो नहीं बनाएगा और हम इस कार्यक्रम को रोक देंगे, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए? भरोसे का ही पूरा खेल है। अगर ट्रस्ट बन जाता तो शायद ये MOU जो साइन हुआ था 17 जून को, ये आगे भी चलता, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शोक सभा है जिसमें खुद भारत को बुलाया गया है, लेकिन भारत की ओर से एक डेलीगेशन जाएगा। इस डेलीगेशन में राज्यपाल भी शामिल होंगे और कुछ चुनिंदा अधिकारी भी इसमें भेजे जाएंगे। इसके अलावा कई तरीके से अगर हम बात करें तो कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
लेकिन इसमें डेवलपमेंट ये है कि जो रूट शोक सभा के लिए फाइनल किया गया था उसमें बदलाव किया गया है। अब इसमें ये बदलाव आखिर क्यों किया गया है? रूट प्लान में चेंजेस कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि अमेरिका की इस पर नजर हो सकती है, कोई हमला ना हो जाए। सुरक्षा के लिहाज से इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, और अगर कोई भी गतिविधि होती है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा चिंता और बड़े सवाल खड़े होंगे। ऐसे में ईरान ने जो है इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए हैं। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या मुस्तफा खामनेई, जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो इस यात्रा में शामिल होंगे या फिर नहीं? क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिका ने एक बार कहा था कि रिजीम चेंज करना ही अमेरिका का मकसद है। ट्रंप ने ये बात कबूली थी। अब सवाल यह है कि क्या मुस्तफा खामनेई इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अगर शामिल होते हैं और अगर अमेरिका के निशाने पर यह पूरा शोक सभा रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में कई सवाल हैं जिनके आज हम जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमाणु ठिकानों पर रहस्य अभी भी बना हुआ है, डील अभी तक हुई नहीं है। 60 दिनों का ये जो समय है, ये ऐसा लग रहा है मानो तकरार में ही बीत जाएगा। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज हमने सुरेंद्र सर को इसलिए बुलाया है क्योंकि अब भारत को भी इनविटेशन मिला है शोक सभा में शामिल होने के लिए, डेलीगेशन भारत से जा रहा है, लेकिन जो रास्ता बदला गया है, इसमें रणनीति क्या है, इसमें कूटनीति क्या है और राजनीति, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रिजीम बदलना। अब इसको लेकर हम सुरेंद्र सर से समझेंगे कि ये क्या अमेरिका चाहता है, क्योंकि सर शोक सभा को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि रूट प्लान चेंज कर दिया गया है, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मुस्तफा खामनेई शोक सभा में इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि जान का खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने ये बात खुद स्वीकार किया है कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा रूट प्लान चेंज हुआ है, भारत का एक डेलीगेशन शामिल होने वाला है, क्या कहता है कि क्या ईरान का आगे की ईरान की प्लानिंग क्या है, और सुरक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण फैसला? देखिए, वहां पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे और दूसरे देशों के लोग भी वहां पे उपस्थित होंगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जहां पर ये शोक सभा है या जहां उनको दफनाया जाएगा वहां पर इजराइल कोई बॉम्बिंग करेगा। अमेरिका तो करेगा ही नहीं। अमेरिका तो इस समय चाहता है कि ये वॉर सेटल हो जाए, उसकी शर्तों पे सेटल हो जाए, और उसको लगता है कि उसे ऑल आउट वॉर नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल जो है वो हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल ही इस पर डिपेंड करता है कि वो अपने जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उनको एलिमिनेट करे। और उसमें ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उसमें शामिल है, जो खमेनी के बेटे हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो अब वो रूट क्या हो सकता है? वो या तो जब वो लोग आ रहे होंगे शोक सभा के लिए उस स्टेज पे कर सकता है, या जब उनको दफन कर दिया जाएगा उसके बाद जब लोग डिस्पर्स होंगे तो वो उस पे करेगा, क्योंकि तभी लोग बाहर निकले हुए होंगे उनके अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को डर है और वो नहीं चाहता कि उसकी जो इस समय फाइनल वॉर सीज फायर की नेगोशिएशन हैं उस पर उसका कोई बुरा असर पड़े। तो खुद अमेरिका ने ईरान को अलर्ट किया है, हालांकि उसने ये नहीं कहा है कि भाई वो आपके जो लीडरशिप है उस पर हमला करेंगे, पर उसने ये कहा है कि जो आपकी नेगोशिएटिंग टीम है उस पर इजराइल हमला कर सकता है। ये जो लड़ाई है ये इसलिए इस समय जो अभी तो नेगोशिएशन एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन भी हो गए हैं, तो ड्यूरिंग फंक्शन तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन पहले या बाद में इजराइल में एक अटेम्प्ट अवश्य होगा इस को लेकर। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इजराइल नहीं चाहता है कि अमेरिका बिना उसकी सेफ्टी को गारंटी किए हुए कोई ऐसा एग्रीमेंट करे जिसमें इजराइल के जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं हो। और उसमें जो एक इशू था वो था हिजबुल्लाह का। अमेरिका को लगता था कि मैं हिजबुल्लाह का इशू छोड़ भी दूं तो अमेरिका से अगर ईरान से सेटलमेंट हो सकता है हॉर्मुज और न्यूक्लियर, इन दो बातों को लेकर, लेकिन उससे इजराइल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इजराइल ये चाहता है कि हिजबुल्लाह को भी एलिमिनेट करने का एग्रीमेंट में कुछ न कुछ होना चाहिए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती को लेके, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार नहीं है।
उधर नया डेवलपमेंट आपको मालूम ही है कि जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं वो खुद डायरेक्ट इसराइल से नेगोशिएट करना चाहते हैं। हालांकि ईरान उनको ट्रेटर कह रहा है, पर वो कह रहा है जमीन तो हमारी है, राष्ट्रपति तो हम हैं। तो इसमें हिजबुल्लाह कौन होता है? उधर ये इसराइल ने कहा है कि ये जो वार जोन है इनको उसने नाम दे दिया सिक्योरिटी जोन। जहां जहां उसकी आर्मी लेबनान में जाके बैठ गई है वो कहता है वो हम खाली नहीं करेंगे। तो ये सब स्थिति इस समय बनी हुई है। जहां तक भारत का भेजने का सवाल है, यहाँ से जो मिस्टर सैयद जा रहे हैं जी, वो ठीक है। एक चूंकि एक रिलेशनशिप है, उनके हिसाब से उनका बड़ा आदमी मरा है। हालांकि अगर डिप्लोमेटिकली देखें तो वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऑफिशियली वो कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, उनका रिलीजियस हेड है। और तो इसीलिए खुद हमारे यहाँ से कोई बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्टर बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जा रही ठीक है। है। वो बिल्कुल मुस्लिम सुरेंद्र सर, लीग हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान इस वक्त कह रहा है कि आईएईए को एंटर नहीं करने देगा और निरीक्षण नहीं करने देगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान का प्लान क्या है आगे, क्योंकि वो कह रहा है अमेरिका को कि वो परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा, इधर निरीक्षण के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है सर, आपसे समझना चाहेंगे। सुचित्रा जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ईरान जो है पक्की तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ये जग जाहिर है, तभी वो इस चीज को छुपा रहा है। और अटकले तो ये भी है कि ये बहुत जल्द 4-6 हफ्ते में भी एक दो महीने में एक काम हो सकता है। क्या ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना ले। न्यूक्लियर वेपन में दो चीज होती है, एक तो एनरिच यूरेनियम जो 90% जो है उनके पास प्रति बम चाहिए 25 से 40 किलो, 90% संवर्धित यूरेनियम वो है उनके पास। और वॉरहेड डिजाइन करने के लिए टाइम लग सकता है। और जो मिसाइल होती है जिससे न्यूक्लियर वेपन डिलीवर किया जाता है, डिलीवरी सिस्टम, वो तो उसके पास, ईरान के पास इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइलें तो पहले ही है। अभी ये जो है 4 जुलाई कल है, कल तो अपने जनरल अता हुसैन जो है बिहार के गवर्नर जाएंगे और लोग जाएंगे। और मेन जो है पब्लिक फ्यूनरल जो है वो 9 जुलाई को है, ठीक है ना। वो मतलब गुरुवार को, अगले गुरुवार को मोशाद में है, जहाँ पे खोमैनी जी ने भी आना है। आए ना आए कह नहीं सकते। तो उसके अंदर जो भी लोग फॉरेन के आएंगे कम आएंगे। अभी तो 4 को, कल को जो फॉर्मल है कंडोलेंस मीटिंग है, इसमें तो काफी आएंगे फॉरेन के। अभी अमेरिका को और इजराइल को ये डर है कि ये जो हमें इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहा ईरान, तो हमने कुछ सख्त कार्रवाई करनी है, 9 जुलाई को कर देनी है हमने। तो 9 जुलाई कार्य करने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है इंस्पेक्शन तो करने नहीं दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट टाइम जो है, अगर पूरे दमखम से ईरान जो बना रहा है, यही प्रॉब्लम डर है उसको, किसको, अमेरिका और इसराइल को। दूसरी बात, अमेरिका इसराइल को ये भी है कि देखिए 28 फरवरी से लेके आज 4 महीने हो गए उसको, और उसके बाद ये 4 महीने, 4.25 महीने हो गए जब ये उसकी फ्यूनरल कर रहे हैं अयतुल्ला जी की। तो ये ईरान चाहता है कि दुनिया से उसको एक पॉलिटिकल सेंक्टिटी मिले, तो पॉलिटिकल तवज्जो मिले। ये बढ़ा रहा है अपनी ईरान, तवज्जो अपनी बढ़ा रहा है। तो ये भी अमेरिका और इजराइल को डर है इस बात का। तो मेरी समझ में तो क्या आ रहा है कि 9 जुलाई को 70-80% चांस है कि इजराइल जो है अटैक कर देगा इसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और शायद जो अभी खमेनी है, हेड है जो, वो शायद ना आए, वो किसी को वहां से वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज भेजे, या वो दूसरे रूप में किसी और को भेजे, तो 2 रुपया बहुरुपया जो होता है उसको भेजे, या कुछ भी करें, कहा नहीं जा सकता। वो शायद ना आए, तो उनके लिए खतरा बहुत है। मेरी समझ में इजराइल का अटैक करना तो लगभग लाजमी ही है। और अमेरिका की उसके ऊपर सामने से कुछ भी कहे अमेरिका जो है, इजराइल बिना अमेरिका के हाँ अंदर खाने हाँ काम कर ही नहीं सकता। इजराइल वो ऐसा होगा, ये मेरी समझ है। सुनाई दे रहा? इजराइल ने इस वक्त शोभा ये जो यात्रा निकलने वाली थी, शोक सभा की जो यात्रा निकलने वाली थी, उसके रूट प्लान में भी बदलाव किया है। आपको क्या लगता है सर, ये रूट प्लान में जो अचानक ये बदलाव किया गया है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? वही है सुचित्रा जी, अपनी सिक्योरिटी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। उनको पक्का, देखिए ऐसा होता है, एक कहावत है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
तो ये प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली बात है। आशा तो रखो पूरी कि भगवान हमारी मदद करेगा, पर तैयारी पूरी रखो, डबल तैयारी रखो। वो तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है तैयारी से मतलब क्या है कि मतलब चाहे अटैक हो चाहे ना हो, हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, सिंपल बात है, और कुछ ज्यादा बात इसमें नहीं है। और ये भी बताने की बात है, एक और चीज, संदेश दुनिया को देने का, देखो भाई दुनिया वालों, हम ईरानी कह रहे हैं आपसे, हमें इन पे शक है, तभी हमने अपना भारी काम किया। क्या रूट भी बदल दिया हमने, ताकि कल को करते हैं, इजराइल अटैक करता है तो ईरान का हाथ ऊपर होता है। भाई हमें सब इंटेलिजेंस था कि करने वाले ये गलत व्यवहार, जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये फ्यूनरल पे अटैक कर रहे हैं, हमें इनका अंदाजा था। ये ऐसे ही है, ये लोग हमेशा दगा देते हैं। 28 फरवरी में भी क्या दगा दिया, बातें हो रही थी ऑस्ट्रिया में, ओमान करा रहा था, बातें हो रही थी स्विट्जरलैंड जेनेवा में, और झट से आपने अटैक कर दिया। तो ये सब आप ऐसे ही हैं, आप अविश्वसनीय है दोनों आप। और आपने 11 अप्रैल को भी आप बात कर रहे थे इस्लामाबाद में, और उसी दिन अमेरिकन वॉरशिप हॉर्मुज से अंदर चली गई पर्शियन गल्फ में। इधर तो बात करते हैं, पीछे से कुछ और करते हैं। तो हमें पता है आप तो विश्वसनीय है ही नहीं भाई। तो ये बताने का तरीका है। ठीक है। हमारे साथ सुरेंद्र सर भी हैं। सुरेंद्र सर, एक चीज मुझे ये समझनी है कि क्या ईरान ने अब ये भाप लिया है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज के दम पर ही हम जो है झुका सकते हैं और अपनी सारी जितनी भी बातें हैं वो मनवा सकते हैं? इस वजह से ईरान जानबूझकर, अमेरिका कुछ कहता है और ईरान जानबूझ के उसे हटकर, उसे इतर जानबूझकर जवाब दे रहा है ताकि हम किसी भी तरीके से अमेरिका को झुका सके, अपनी बात मनवा सके? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ईरान टाइम गेन कर रहा है। ईरान टाइम गेन कर रहा है ताकि वो ये डिक्लेयर कर सके, जैसे अभी दीवान जी ने कहा कि भाई नाउ वो रेडी हैं एटम बम के साथ। क्योंकि बार बार उनका ये कहना हमारा अभी 40% रिफाइंड है, 60% है, वो मैं नहीं मानता हूँ। वो उस वर्ज पे है जब वो एटम बम बना सकते हैं। बना भी लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो टाइम गेन कर रहा है एक फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए, और दुनिया को दिखा देगा कि मैंने अब बना लिया है, और अब कोई मुझे अगर छेड़ेगा तो मैं बम को ठोक दूंगा। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो नेगोशिएशन फाइनल हो जाए किसी तरीके से, अदरवाइज अमेरिका को भी ऑल आउट वॉर में जाना पड़ेगा ईरान के साथ। जो ईरान ने टाइम मांगा था 60 डेज का, वो अगस्त में 18 या 8 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो तब तक अगर वो अपना बता देता है कि भाई हम ये करने वाले हैं, तो ठीक है, अदर ऑल आउट वॉर होगा। दूसरी बात ये है कि हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका को कोई बहुत टेंशन नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तो वहां से कोई सप्लाई चेन है ही नहीं। और जितनी वहां से देखिए वर्ल्ड में कमी रहेगी एनर्जी की, हॉर्मुज की वजह से, तो अमेरिका का तेल तो उतने महंगे भाव पे बिकेगा, वेनेजुएला का महंगे भाव पे बिकेगा। उनका वो इश्यू नहीं है। वो एक सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड एक डेवलपमेंट है बाद का, जिसको ईरान ने एक हथियार के रूप में यूज किया। लेकिन अमेरिका ने जब नाकेबंदी उसकी कर दी थी तो वो खुद उसमें फंस गया था। अब क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी हटा दी है, वो दोबारा नहीं उसको लगा रहा है। वो चाहता है कि ये सेटलमेंट एक बार नेगोशिएशन जो अमेरिकन टर्म्स पे ईरान मान ले, इसी वजह से वो अभी रुके हुए हैं। लेकिन हॉर्मुज से अब सप्लाई कोई इतनी बाधित नहीं है, वहां से सप्लाई अभी चल रही है। और एक बार जब पीस सेटलमेंट हो जाएगा तो ईरान का ये कहना कि वो लोगों से टोल टैक्स और ये जारी रखेगा, सब लोग समझते हैं वो प्राइस के हिस्से होते हैं, यहाँ घटाएंगे वहां बढ़ाएंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात, जो आप रूट चेंज की बात कर रही थी कि हमेशा वीआईपी मूवमेंट में अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं, और वो इसलिए रखे जाते हैं कि अगर दुश्मन को पता लग जाए कि ये वाला रूट ही है और वो उस पर कोई तैयारी कर ले, और अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि वहाँ अटैक हो सकता है क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए हैं और ग्राउंड पे भी रूट मालूम है, तो वहाँ पे आईडी ब्लास्ट हो सकता है या ऊपर से मिसाइल अटैक हो सकता है, तो उसमें चेंज कर लेते हैं ताकि सडनली फिर एनिमी को मुश्किल होता है तैयारी करना। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इजराइल जहां तक है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तो ईरान में घुस के अपनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, तो ईरान को मालूम नहीं होगा इजराइल को, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है। और इसीलिए मेरा कहना है कि ये खामनेई पे कोई हमला नहीं होगा, उसका जो ताबूत जा रहा है उस पर कोई हमला नहीं होगा।
ये हमला जो होगा वो उनकी ईरान की लीडरशिप पे जब वो अटेंड करने के लिए निकलेंगे या वो अटेंड करके जब लौट रहे होंगे लौटेंगे। उस समय होगा। ठीक है। और उसकी पूरी पूरी संभावनाएं, उसका रूट बदलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो ये स्थिति तो इस समय थोड़ी है वहां पे, क्योंकि इजराइल को अब इतने गेन मिले हैं इस वॉर में। उसने लेबनान में काफी करीब करीब समझिए आप 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे वो लेबनान में कब्जा कर चुका है। 10,000 तो बिल्कुल उसके टोटल कब्जे में है और 10,000 खाली करवाए हुए हैं। तो एक तरह से वो भी जब चाहे वहां कब्जा कर कब्जा सकता कर है। ले, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल ये चाहता है कि कोई भी सेटलमेंट ईरान के साथ हो। और मुझे लगता है कि अब अमेरिका जो है वो थोड़ा डबल क्रॉस टाइप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तो कि भाई मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना, दूसरा वो हाँ इजराइल हाँ को कहता है कि भाई तुम अपना करते रहिए, हाँ, तुम अपनी लड़ाई जारी रखिए। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होने की बात हो रही है। लेकिन ये तय है कि इजराइल और अमेरिका की नाल जुड़ी हुई है। ये ट्विन्स हैं और ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को हमेशा सेफगार्ड सेफ, करेंगे। इसमें ठीक है। कोई कंफ्यूजन ठीक कहीं है। नहीं रहना। भूषण सर, क्योंकि जैसे कि सुरेंद्र सर बता रहे हैं कि इस पे हो सकता है कि या तो यात्रा से पहले या तो यात्रा के बाद आशंका कहीं ना कहीं हमले की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ईरान जैसे एक बड़े देश में सटीक टाइमिंग, सटीक एकदम जानकारी की यात्रा में कौन कौन शामिल है, कहां पर हमला करना है, क्या इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि कोई घर का भेदी ही है जिसकी वजह से ये स्थिति अगर उत्पन्न होती है हमले जैसी, तो वो हमें देखने को मिलेगी? भूषण सर शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ ठीक है। देखिए, ये तो पक्की बात है, घर के भेदी जो है उनके, तो वो तो इनको बड़ी तौर तरीके से खबर दे रहे हैं, जम के खबर दे रहे हैं। आपको तो मालूम है पिछले साल जो 2025 में हुआ, एकदम कड़क निशाने पे उन्होंने सुलेमानी को उड़ाया और 28 फरवरी को अयतुल्ला को उड़ा दिया। खामेनेई को उड़ाया जी। तो हाँ हाँ, तो ये तो पक्की बात है। ये मोसाद की पैठ काफी है। और गरीब देश में ईरान काफी गुर्बत में है, प्रेशर में 48 साल से, अमेरिका 49 साल से, यूएसए के सैंक्शंस हैं, इतनी भारी उनमें महंगाई है। तो किसी को तोड़ना और इस टाइप की इंफॉर्मेशन अंदर खाने, विभीषण खड़े करना मुश्किल नहीं है। वो है, अभी भी है। हालांकि आईआरजीसी बड़ा सख्त हो गया है क्योंकि लड़ाई चल रही, तो प्रोसेस कम है। फट से किसी को पकड़ के उड़ा भी देंगे जो ऐसा विभीषण शक के दायरे में आता है। पर फिर भी इजराइल के पास पूरा सोर्सेज है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी सर। ये ईरान कहता है हमने भाई पिछले बारी तो आपने आईएईए ने इंस्पेक्शन किया है ना 2025 में, और इंस्पेक्शन होते ही हमारे ऊपर अटैक हो गए। तो हम कैसे इंस्पेक्शन माने? बिल्कुल वाजिब आर्गुमेंट है ये। तो हम आपको इंस्पेक्शन करने दें, आप तो कहें। और दूसरी बात, हम तो भाई एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, तो हम तो पीसफुल पर्पस के लिए तो हम कर सकते हैं। क्या इंस्पेक्शन बार बार कर रहे हैं आप? लेकिन सर, अगर ईरान कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम हम रोक देंगे, तो इस पर अमेरिका भी कैसे भरोसा करे बिना निरीक्षण के? हो सकता है यहाँ पर वादा किया जाए लेकिन अंदर ही अंदर काम चालू हो। मैं ये कहता हूं, शक के बेसिस पे दादागिरी नहीं चल सकती। ये भी बात सही है। 28 फरवरी लग चुका है। आपने शक करके किया, आप मार खा रहे हैं, आप भागे फिर रहे हैं। ट्रंप साहब अपना पजामा फंसा हुआ उसको निकालने में भागे फिर रहे हैं, तो अभी फिर शक के बिना पे आप काम कर रहे हैं। तो देखिए, एनपीटी के रूल्स है, तो शक वगैरह को देख के ही ये रूल बनाए जाते हैं। पीसफुल पर्पस के लिए वो कर रहे हैं, कहते हैं। और आप अंदर खाने कुछ भी करें, आप भी तो क्या नॉर्थ कोरिया बना रही, पाकिस्तान को आपने बनाने दिया, हमें कौन रोकने वाले आप होते हैं? तो सवाल ये है कि उनके पास भी आर्ग्यूमेंट्स है, और वो मतलब सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट तो एक ही है, भाई आपको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन करने आओ, आप बता देते हो हमारी लोकेशन इजराइल को, हमारे अटैक हो जाते हैं हमारे पे। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है, उसके चलते वो वाजिब पॉइंट है उनका। तो आप आईएई तो आपकी जेब में है भाई। और इसलिए, और आईए ने स्टेटमेंट दिया है ना, ग्राउंड रियलिटी दिया है ना कि बुशेहर प्लांट जो है, तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो है,
वो उसमें क्या नॉर्मल है, वो स्टेटमेंट है। और उसमें ये भी कहा गया है कि हमने तो जनरल असेंबली में स्टेटमेंट दिया लिखित में कि हमने कभी हम ना बनाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, ना हमने बनाया ना बनाएंगे, ऑफिशियल स्टैंड हमारा है, हमारे प्रेसिडेंट ने बताया हुआ है आपको। ये सब बातें तो हमारी वर्चस्व की बात है भाई, हम एक सभ्य देश है, आप कौन है? तो आप हम रूल से चलेंगे ना। आप अभी जब उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात है, हालांकि बैठती नहीं है पूरी तरह, उदाहरण है अयोध्या के टाइम। हालांकि वो क्या होता है अयोध्या के टाइम, वो आपके जो थे यूपी के चीफ मिनिस्टर, क्या बाद में गवर्नर बने, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कह दिया नरसिम्हा राव को कि हम इसकी बाबरी मस्जिद की सेफ्टी की गारंटी देते हैं। तो उस टाइम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अटैक तो किया नहीं, उसमें कोई जबरन किया नहीं। बाद में टूट के अलग बात है, वो तो कुछ भी हो सकता है, पर वो प्रोसेस के तरीके से ड्यू प्रोसेस चला है। जब एक शंभू सरकार, एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है, उधर इधर ईरान कह रहा है, तो आप कौन है इंस्पेक्शन करने वाले? डर तो उनको यही है ना इस चीज का कि वो बॉम्ब बनाएंगे और जल्दी बना लेंगे। जैसे वो स्वामी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, तो जल्दी बनाइए, उनको डर है। तो डर है तो इसका मतलब क्या है? वही करेंगे आप इंस्पेक्शन के बहाने आएंगे और 48 घंटे के अंदर उन्हीं पे अटैक कर देंगे आप। तो कैसे होगा ये? बिल्कुल, मतलब मुझे भी लगता है कि ईरान जिस स्थिति में है, इतनी मार खाने के बाद, इतनी जिल्लत सहने के बाद, इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन उनके अंदर की खराब हो चुकी है, इतना नुकसान सहने के बाद अगर परमाणु बम भी हाथ ना लगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ऐसा हो जाएगा कि इतना कुछ करने के बाद जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो ये सब किया ही क्यों था। सुरेंद्र सर, एक सवाल मेरे मन में है कि भारत के प्रधानमंत्री को न्योता मिला कि आपको वहां पर शोक सभा में शामिल होना है। अब भारत की तरफ से एक डेलीगेशन जरूर जा रहा है, लेकिन इस बीच में ट्विस्ट ये है कि महबूबा मुफ्ती को अलग से इन्विटेशन आया है शोक सभा में शामिल होने के लिए। मैं इसकी थोड़ा राजनीतिक परिणाम को समझना चाह रही थी, राजनीतिक पहलू समझना चाह रही थी कि एक इंडिविजुअल को इस तरीके से न्योता देना किस वजह से और किस कारण से जो है उनको ये न्योता दिया गया है, क्या रिश्ते हैं और इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राजनीति पर? देखिए, इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, सबको समझ में आ गया है कि ईरान हमारा कभी दोस्त था नहीं, कभी रहेगा नहीं। जब भी हमारी पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, ईरान ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारे साथ कभी खड़ा नहीं रहा है। मैं हर डिबेट में ये कहता हूँ कि ईरान से हमारी बनिए वाली दुकानदारी है, हमें तेल चाहिए, वहां सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, वो नहीं देगा किसी और से लेंगे। तो ईरान कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए उसने वहां से महबूबा मुफ्ती को अलग से इनविटेशन दिया है। सुरेंद्र सर, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही था। रली सॉरी। कमांडर भूषण दीवान सर, आप हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र सर आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चर्चा यहीं तक कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि अब ईरान तो कुछ कह रहा है, लेकिन बातें, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए, सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा आगे भी ऐसे जारी रहेगी। आप बने रहेगा सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।